इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम के बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट आता है एस्पेक्ट्स ऑफ इको सिस्टम। एस्पेक्ट्स ऑफ इको सिस्टम में आपके एनसीईआरटी ने फंक्शनल एस्पेक्ट के बारे में बात की है, स्ट्रक्चरल के बारे में बात की है। मॉड्यूल में हमने केवल फंक्शनल लिखे हैं, आप देख सकते हैं मॉड्यूल के अंदर। तो आप चाहें तो साथ के साथ आप क्या करें, फंक्शनल के सामने स्ट्रक्चरल भी लिख लें। आपका यहां से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इको सिस्टम। तो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल को देखेंगे। देखिए, फंक्शनल उनको कहा जाता है जो आपको दिखाई नहीं देंगे, वो परफॉर्म करने पड़ते हैं। दिखाई नहीं देते फंक्शनल, परफॉर्म करने पड़ते हैं। और स्ट्रक्चरल आपको क्लियर कट विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। जैसे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो कब होता है? जब रैबिट ग्रास को खाएगा, फंक्शन करेगा, तब ग्रास की एनर्जी रैबिट में ट्रांसफर होगी। जब फॉक्स रैबिट को प्रीडेट करेगी, फॉक्स के अंदर एनर्जी ट्रांसफर होगी रैबिट से, और टाइगर या लायन फॉक्स को खाएगा। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो जो है वो एक फंक्शनल एस्पेक्ट है कि उसके लिए परफॉर्म करना पड़ता है, प्रीडेशन करना पड़ता है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजर्स यदि काम ही नहीं करेंगे तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कैसे होगी? प्लांट यदि इसको अब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो खाना पीना होगा न्यूट्रिएंट साइकिल। प्रोडक्टिविटी, फोटोसिंथेसिस चलाना पड़ेगा। तो फोटोसिंथेसिस क्या है? फंक्शन है, तो तभी तो प्रोडक्शन होगा। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन में बैक्टीरिया फंगस को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये चारों कैसे हैं? फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चरल, एक फॉरेस्ट में गए, आपने कहा कि यहां पर तो कुछ छोटी हाइट के, कुछ बड़े, कुछ बड़े, कुछ बड़े हाइट के प्लांट्स हैं। मल्टी स्टोरीड फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रक्चरल याद रखें, क्लियर कट दिखाई देता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। स्पीसीज डाइवर्सिटी, आप देखकर बता देंगे। आप राजस्थान के जंगल में जाएंगे, वहां पर स्पीसीज कम मिलेगी। आप केरल के जंगल में, आसाम के जंगल में जाएंगे, वहां स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा। विजिबल कैरेक्टर है स्ट्रक्चरल कैरेक्टर। डोमिनेंस, किसी पर्टिकुलर एरिया में ढेर सारे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ढेर सारे प्लांट्स, तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर ज्यादा ये पर्टिकुलर प्लांट कुछ हद से ज्यादा है, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर प्लांट सबसे ज्यादा है, डोमिनेंस शो कर रहा है, दिखता है। फिजियोग्नोमी, फिजियोग्नोमी ये नई टर्म है, इसके बारे में हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, इसलिए हमने यहां पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। 3 तरह के मैं जंगल आपको दिखा रहा हूं, फॉरेस्ट। अब आपको आइडेंटिफाई करना है ये तीनों कौन कौन से स्टेट में प्रेजेंट हो सकते हैं। पहला, आप कहेंगे बड़ा डेंस है, कैनोपी कवर बहुत घना है, बहुत ज्यादा डेंस है, ये कोनिकल शेप में है, और ये हल्के जंगल है। तो आपको तीनों में से बताना है कि जम्मू एंड कश्मीर, मध्य प्रदेश, आसाम, इन तीनों में से कौन सा है। क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है बताना। आप कहेंगे बहुत डेंस फॉरेस्ट है, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ये है सी मतलब आसाम। कॉनिकल, ये तो पहाड़ी एरिया, पहाड़ी एरिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ए। और ये हल्के फुल्के जंगल जो है, मतलब ज्यादा डेंस नहीं है, बी, मध्य प्रदेश, एमपी। मात्र एक्सटर्नल देखने पर कम्युनिटी को इकोसिस्टम बाहर से देखने मात्र से आपने बता दिया कि ये कहां की है, इसी को फिजियोग्नोमी कहते हैं। सो डेफिनेशन ऑफ फिजियोग्नोमी इज, नोट कर सकते हैं आप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजियोग्नोमी? एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन कम्युनिटी, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कम्युनिटी इज नोन एज फिजियोग्नोमी। भाई कॉनिकल देखते एकदम एक्सटर्नल अपीयरेंस से दिखाई दे रहा है कि ये तो हिली एरिया है, जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, हिमाचल प्रदेश हो सकता है, उत्तराखंड हो सकता है। एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ कम्युनिटी इज नोन एज फिजियोग्नोमी। अब बताइए कि फिजियोग्नोमी फंक्शनल होगा या स्ट्रक्चरल? ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल होगा, क्योंकि एक्सटर्नल अपीयरेंस। तो ये यहां पर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं, यहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मतलब अपने को क्या करना है?
फंक्शनल एस्पेक्ट हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरल हम पढ़ ही चुके हैं लगभग, स्ट्रैटिफिकेशन, स्पीसीज डाइवर्सिटी, डोमिनेंस, फिजियोग्नोमी। अब एनर्जी फ्लो में ये फंक्शनल पढ़ेंगे। पहले एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो में आप फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड्स आएंगे। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में बायो जियो केमिकल साइकिल, कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे एंड डीकम्पोजिशन। कुल मिला के फंक्शनल एस्पेक्ट अब हमारा एक तरीके से सिलेबस है जिसे 1 बाय 1 करके अपने को डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले एनर्जी फ्लो लेते हैं। एनर्जी फ्लो की जब शुरुआत होती है आपके एनसीईआरटी के अंदर या मॉड्यूल के अंदर, तो शुरुआत में पहले थर्मोडायनेमिक्स के लॉ की बात की। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लोट एंड स्लोट कहते हैं शॉर्ट में। अब बात यह आती है कि क्या इकोसिस्टम जो आप पढ़े हैं, समझे हैं, क्या इकोसिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है या नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इकोसिस्टम, एक नेचुरल इकोसिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है या नहीं। तो इसका आंसर है कि वह फॉलो करता है। पहले तो देखिए करता है या नहीं, आपको समझाने की यदि मैं बात करूं तो पहले ये आपके लिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। देखिए, यदि पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो वो है ये, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बट एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर किया जा सकता है। यह है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए इकोसिस्टम में देखते हैं क्या ऐसा मिलता है। तो देखिए, यह है प्लांट से सनलाइट, सोलर एनर्जी, ई मतलब सोलर एनर्जी आ रही है। प्लांट ने सोलर एनर्जी को यूज किया, फोटोसिंथेसिस किया और एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या बनाया, फूड। और फूड के अंदर कौन सी एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। देखिए, एनर्जी को पैदा नहीं किया गया, बस एनर्जी को सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी में क्या किया, ट्रांसफर किया, चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। तो एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी की फॉर्म में इस प्लांट को, केमिकल एनर्जी को, प्लांट को कंज्यूम किया किसने, रैबिट ने खा लिया, रैबिट ने कंज्यूम कर लिया। जरा सोचिए, अब रैबिट के पास जो केमिकल एनर्जी गई, रैबिट ने भाग दौड़ लगाई, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द हीट एनर्जी। वो भाग रहा है, काइनेटिक एनर्जी, जोर लगा रहा है, मैकेनिकल एनर्जी। सो सोलर एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में प्लांट में, और केमिकल एनर्जी रैबिट के अंदर कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसी को तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म। सो कह सकते हैं कि इकोसिस्टम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, इसलिए हमने इसे राइट का निशान लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है या नहीं। तो इसका पहले तो मैं आंसर ही क्लियर कर दूं कि एक नेचुरल इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, स्लोट को भी फॉलो करता है। आपके एनसीईआरटी में और वो मॉड्यूल में भी लिखा है, जहां पर आपको फ्रीक्वेंटली डाउट आता है, डाउट पूछ सकते हैं, वो ये लिखा है कि इकोसिस्टम इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ट्रिकी लैंग्वेज है, इज नॉट एग्जेम्प्ट। इज नॉट एग्जेम्प्ट का मतलब छूटा नहीं है, बचा नहीं है, मतलब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी फॉलो करता है इकोसिस्टम। सो क्या लिखा है स्टेटमेंट में, फिर से बता दूं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। एनसीईआरटी में बेटा मार्क कर लेंगे। इकोसिस्टम इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब इकोसिस्टम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से बचा नहीं है, मतलब फॉलो करता है। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, चलिए उसको समझें, फिर देखेंगे कि करता है नहीं करता है। वैसे तो हमने कह दिया कि करता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यदि बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैं बताऊं तो वो ये, ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ अर्थ के ऊपर आज तक जो 100% एनर्जी का ट्रांसफर कर सके।
तो जब 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो एनर्जी कहाँ जाती है? एनर्जी हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में चली जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम है, जो अर्थ है, वो वार्म होती है, गर्म। इसी को हम एंट्रोपी कहते हैं कि एंट्रोपी बढ़ रही है, रैंडमनेस बढ़ रही है। तो अब आप कहेंगे ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो ये हुआ कि 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, तो इकोसिस्टम में भी तो ऐसी है। यदि रैबिट के पास जो एनर्जी है उसको यदि फॉक्स खाए तो फॉक्स के अंदर रैबिट की सारी एनर्जी नहीं जाएगी, ढेर सारा एनर्जी का अमाउंट हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगा, मतलब 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। तो ये फॉलो करता है। आपके मॉड्यूल में भी और एनसीईआरटी में भी एक लाइन दी है, वो लाइन इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है नीचे, इसको आप समझें। कह रहे दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। देखिए लाइन ये बता रही है कि इस अर्थ के ऊपर कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो इकोसिस्टम हो, चाहे हमारी बॉडी का सिस्टम हो, वो हमेशा डिसऑर्डरनेस की ओर ही जाने की कोशिश करता है। डिसऑर्डरनेस को रोकने के लिए लगातार कॉन्टिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई की जरूरत पड़ती है। चलिए इस बात को हम एक एग्जांपल से लेते हैं। आपके घर में एक फैन घूम रहा है, अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। यदि आप पावर सप्लाई बंद कर दें तो फैन क्या हो जाएगा? बंद होना शुरू हो जाएगा। इसे कहते हैं उसका बंद होते हुए जाना, डिसऑर्डरनेस की ओर आना। अच्छा, ये बंद नहीं हो पा रहा है, क्यों? कि लगातार एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हैं। तो इसके डिसऑर्डरनेस को ये तो बंद होना चाहता है, डिसऑर्डरनेस को काउंटर चेक करने के लिए लगातार एनर्जी की सप्लाई करते रहते हैं। हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। हमारी बॉडी का जो एग्जांपल है वो इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करता है। हमारी बॉडी के अंदर लगातार ग्रोइंग बॉडी है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करने की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए हम क्या करते हैं? फूड खाते हैं, फूड। और ये फूड कहां से आता है? प्लांट्स। ये प्लांट्स फूड कहां से लाते हैं? सोलर एनर्जी। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि हमारी बॉडी को चलने के लिए जरूरत पड़ती है एनर्जी की, और ये एनर्जी हमें फूड की फॉर्म में, फूड प्लांट से और प्लांट सन से लाते हैं। आप सुबह उठे, ब्रेकफास्ट का टाइम है, तो ब्रेकफास्ट आपने अभी नहीं किया। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा आपको भूख लगनी शुरू होगी। भूख मतलब आपकी बॉडी डिसऑर्डरनेस की ओर जाएगी। डिसऑर्डरनेस, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, एनर्जी दे दी, नॉर्मल हो गए। उसके बाद में आप लंच टाइम में फिर से बॉडी डिसऑर्डरनेस की ओर जाएगी, फिर लंच कर लिया, फिर आपने उसको काउंटर चेक कर दिया। शाम को डिनर टाइम, फिर बॉडी आपकी डिसऑर्डरनेस की ओर जाएगी, फिर आपने डिनर कर दिया। लगातार बॉडी में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मतलब एनर्जी को देकर हम अपनी बॉडी को डिसऑर्डरनेस की ओर जाने से रोकते रहते हैं। इसी को सेकंड लॉ देख लो आप। दे नीड मीन्स बॉडी नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर्ड टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। लगातार हमारी बॉडी डिसऑर्डरनेस की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन लगातार हम फूड कंज्यूम करते हुए इसको काउंटर चेक कर देते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर मैं स्टेटमेंट कंक्लूड कर देता हूँ कि हमारा जो इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को दोनों को फॉलो करता है। याद रखना है, दोनों को फॉलो करता है। तो ये था यहाँ पर एनर्जी फ्लो के बारे में इंफॉर्मेशन। अब एनर्जी फ्लो में आगे हम बात करेंगे फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में डिटेल। इकोसिस्टम के अंदर फंक्शनल एस्पेक्ट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के अंदर हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। एक्चुअली फूड चेन जो हम पढ़ते हैं वो एनर्जी फ्लो को ही समझाती है। फूड वेब पढ़ेंगे, फूड वेब भी एनर्जी फ्लो को समझाता है। तो एनर्जी फ्लो को समझने के लिए अपने को स्टडी करना है फूड चेन। देखिए, किसी इकोसिस्टम में फूड बनाने का काम किसका है? प्रोड्यूसर का। प्रोड्यूसर को खाने वाले क्या कहलाते हैं? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को खाने वाले कार्निवोर्स। यदि किसी इकोसिस्टम में इन प्रोड्यूसर, हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स को यदि आप इनकी फूड हैबिट या डिपेंडेंसी
के ऊपर अरेंज करें तो आपको एक चेन बनती दिखाई देगी, क्योंकि ये फूड के ऊपर बनी है, फूड के बेसिस जो है वो फूड है, इसलिए इसको फूड चेन कहते हैं। तो देखिए फूड चेन एनर्जी के फ्लो को समझाती है। हमने यहाँ पर एक फूड चेन बनाई जो ग्रासलैंड की फूड चेन है। ग्रास को किसने खाया? रैबिट ने। रैबिट को किसने खाया? फॉक्स ने। फॉक्स को किसने खाया? लायन ने। तो रैबिट ग्रास को खा रहा है, फॉक्स रैबिट को, और लायन फॉक्स को खा रहा है। देखिए ग्रास जो है वो प्रोड्यूसर है, इसलिए इसको प्राइमरी प्रोड्यूसर बोला है, पीपी प्राइमरी प्रोड्यूसर। रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर है, फॉक्स सेकेंडरी कंज्यूमर है, लायन टर्शरी कंज्यूमर या कहेंगे टॉप कंज्यूमर। टॉप कंज्यूमर टीसी पर है। कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन के अंदर जो होता है वो एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर होता है, ट्रॉफिक लेवल। जैसे ग्रास जो शुरुआत करता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं वो T1 पर है, रैबिट T2 पर, फॉक्स T3 पर, लायन T4 पर। देखिए यहाँ पर एक खास इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है जो आपको समझनी है, जिससे क्वेश्चन बनता है। मैं आपसे पूछूं कि एक ग्रासलैंड की फूड चेन है जिसमें ग्रास, रैबिट, फॉक्स एंड लायन प्रेजेंट है, वहां पर फॉक्स कौन सा कंज्यूमर होगा? तो फॉक्स की यदि बात करें तो आप कहेंगे ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट प्राइमरी कंज्यूमर, रैबिट को कौन खाया? फॉक्स, तो फॉक्स बन गया सेकेंडरी कंज्यूमर। तो आंसर आप ढूंढेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन में पूछूं कि फॉक्स का ट्रॉफिक लेवल क्या है, इस ग्रासलैंड वाली फूड चेन के अंदर फॉक्स का ट्रॉफिक लेवल क्या है? तो आप कहेंगे ट्रॉफिक लेवल ग्रास प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल, रैबिट सेकेंडरी और फॉक्स टर्शरी। तो याद रहे, गलती नहीं करनी है। सिली मिस्टेक जो होती है वो ये कि बच्चा ये नहीं समझ पाता क्वेश्चन में कि वो कंज्यूमर लेवल पूछ रहा है या ट्रॉफिक लेवल। कंज्यूमर लेवल एंड ट्रॉफिक लेवल बोथ आर डिफरेंट थिंग, कभी एक जैसे नहीं हो सकते। क्यों? कि कंज्यूमर लेवल तो खाने वालों से शुरू होता है और ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर से ही शुरू हो जाता है, इसलिए कंज्यूमर लेवल और ट्रॉफिक लेवल बोथ आर डिफरेंट। फॉक्स का कंज्यूमर लेवल सेकेंडरी है जबकि उसका ट्रॉफिक लेवल टर्शरी है। तो याद रखें, पहले तो ये ध्यान रखें कि जब कोई फूड चेन के अंदर आपसे पूछा जाए ट्रॉफिक लेवल तो उसे अलग से आंसर करना है, कंज्यूमर लेवल उसका अलग तरीके से आपको आंसर करना है। ट्रॉफिक लेवल किसी भी स्पीसीज के फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी ट्रॉफिक लेवल किसी पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ऐसे फिक्स नहीं होता है। जैसे लायन T4 पर है, आपने रट लिया लायन T4 लायन, ठीक है, गलत हो जाएगा यदि आपने लायन को T4 पर रट बैठे। ये लायन T4 पर तब है जब लायन T3 फॉक्स को अपना शिकार बना रहा है, प्रीडेशन कर रहा है। यदि हो सकता है सपोज करिए लायन को आपने T4 फाइनल मान लिया, लेकिन उस फूड चेन में या ग्रासलैंड में लायन को जब भूख लगी, उसको प्रीडेशन करना था, तो लायन को फॉक्स की बजाय रैबिट मिल गया। तो लायन जब रैबिट का प्रीडेशन करेगा तो T2 का जब प्रीडेशन करेगा तो लायन T4 नहीं उस टाइम पर T3 कहलाएगा। एक्चुअली ट्रॉफिक लेवल फंक्शनल लेवल को समझाते हैं कि वो किस लेवल पर काम कर रहा है, क्या उसका फूड डिसाइड करता है कि वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल जाएगा। तो लायन जो है फॉक्स को खाएगा तो T4 है, और लायन यदि रैबिट को खाएगा तो T3 पर आ जाएगा। सो याद रखें ट्रॉफिक लेवल, एक्चुअली ट्रॉफिक लेवल फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। ट्रॉफिक लेवल किसी भी ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल उसके फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका फूड कौन से ट्रॉफिक लेवल पर है, वही डिसाइड करेगा कि वो कौन से ट्रॉफिक लेवल पर आएगा। चलिए 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल फूड चेन कंसीडर्ड हेल्दी। 3 से 4, यहाँ पर कितने हैं? 4 ट्रॉफिक लेवल हेल्दी मानी जाती है। क्यों? 5-6 ट्रॉफिक लेवल वाली फूड चेन हेल्दी नहीं मानी जाती। नहीं मानी जाती, क्यों नहीं मानी जाती? वजह देखिए, ये वाली इंफॉर्मेशन आगे आएगी। ग्रास के पास जो भी एनर्जी है, जब उसको रैबिट कंज्यूम करेगा ग्रास को, तो ग्रास की 10% ही यहाँ ट्रांसफर होगी।
रैबिट को जब फॉक्स कंज्यूम करेगा तो रैबिट की 10% फॉक्स में जाएगी, और जब फॉक्स को लायन कंज्यूम करेगा तो लायन में फॉक्स की 10% जाएगी। मींस फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाने पर ग्रेजुअली जो एनर्जी का लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है, मात्र 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। जरा सोचिए कि T4 पर कितनी कम एनर्जी आ गई होगी। अब लाइन के ऊपर किसी को रखना चाहते हैं आप T5 पर और T6 पर, तो इतनी एनर्जी बचती ही नहीं है कि किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, किसी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट किया जा सकते। यही वजह है शायद कि लायन और टाइगर के जो टॉप कंज्यूमर हैं, इनके नेचर के अंदर नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, क्योंकि इनके लेवल पर एनर्जी बचती ही नहीं है। तो इस तरीके से याद रखें, एनर्जी बचती नहीं है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जाती है। इसलिए जितनी छोटा ट्रॉफिक लेवल, कम ट्रॉफिक लेवल रहेंगे, जितनी छोटी फूड चेन रहेगी, उतनी ही हेल्दी एंड स्टेबल फूड चेन मानी जाती है। जितने ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे, उतनी ही फूड चेन अनस्टेबल, अनहेल्दी कंसीडर की जाती है। एनर्जी फ्लो को समझाती है फूड चेन यूनिडायरेक्शनल, हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर जाती है, तो ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी को दिखाता है। शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी, सही बात है। अब सपोज करिए यदि फूड चेन इतनी ही रहे, T1 से T2, तो एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, और ये रहेगी तो एनर्जी कम होती जाएगी। सो शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी, क्योंकि हर लेवल पर एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। एक और खास बात देखिए, इकोसिस्टम के अंदर हमने पढ़ा माइक्रो कंज्यूमर मतलब डीकंपोजर, दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल। लेकिन फूड चेन के अंदर आप देखेंगे डीकंपोजर को प्लेस नहीं किया गया है, ध्यान रखें। डीकंपोजर्स को, बैक्टीरिया एंड फंजाई को, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन, फूड चेन में इंक्लूडेड नहीं है। क्यों नहीं है इंक्लूडेड? क्योंकि कहीं भी आ सकते हैं। सपोज करिए ग्रास को रैबिट के खाने की बजाय ग्रास की डेथ हो गई तो T2 पर आ जाएंगे, रैबिट की डेथ हो गई तो T3 पर आ जाएंगे, फॉक्स की डेथ होगी तो T4 पर, और लायन की डेथ होगी तो T5। इसलिए क्योंकि हर एक ट्रॉफिक लेवल पर आ सकते हैं, इसलिए एक्सपर्ट ने इनको फूड चेन से बाहर ही रखा है। लेकिन फिर भी बोला है फूड चेन से बाहर रखा है, लेकिन यदि रखना पड़ जाए तो सबसे लास्ट में इनको रखते हैं। तो प्राइमरीली तो आपको ये याद रखना है, डीकंपोजर्स, बैक्टीरिया एंड फंजाई, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन फूड चेन, फूड चेन में इंक्लूडेड नहीं है। चलिए अब फूड चेन की बेसिक इंफॉर्मेशन आप ले चुके हैं, टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फूड चेन में 3 तरह की फूड चेन आप यहाँ पढ़ेंगे, GFC, PFC एंड DFC। शॉर्ट में बोला है मैंने, अब एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। पहली है GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन जिसे PFC भी कहते हैं, आप कहेंगे PFC, प्रीडेटरी फूड चेन। PFC का फुल फॉर्म याद रखें, प्रीडेटरी फूड चेन, कि इन फूड चेन के अंदर प्रीडेशन किया जाता है। प्रीडेशन से ग्रेजिंग फूड चेन को प्रीडेटरी फूड चेन भी कहा जाता है। चलिए GFC ग्रेजिंग फूड चेन को एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखें। फाइटोप्लैंक्टन्स PP को खाया किसने? ज़ूप्लैंक्टन्स ने। ज़ूप्लैंक्टन को किसने कंज्यूम किया? स्मॉल फिश। स्मॉल फिश को किसने कंज्यूम किया? लार्ज फिश। T1, T2, T3, T4। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड लार्ज फिश वाली जो फूड चेन आप देखते हैं वो एक ग्रेजिंग फूड चेन है। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है सर, हम तो ग्रेजिंग ये सोच रहे थे कि पानी भरा हुआ है, पोंड है, उसमें जाकर काऊ या बफेलो ग्रास खा रही है, ये हुई ग्रेजिंग फूड चेन। नहीं नहीं, फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश, ये भी एक ग्रेजिंग फूड चेन मानी जाती है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होगी? ग्रास को रैबिट ने, रैबिट को फॉक्स ने, फॉक्स को लायन में, तो ये क्या कर रहे हैं? प्रीडेशन ही तो है। ज़ूप्लैंक्टन ने फाइटोप्लैंक्टन का प्रीडेशन किया है, स्मॉल फिश ने ज़ूप्लैंक्टन का, लार्ज फिश ने स्मॉल फिश का प्रीडेशन। रैबिट ने ग्रास को प्रीडेट किया, फॉक्स ने रैबिट को किया, लायन ने फॉक्स को किया। इसलिए ग्रेजिंग फूड चेन के साथ साथ इनको प्रीडेटरी फूड चेन भी कहा जाता है, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड, पैरासिटिक फूड चेन, PFC कहते हैं।
पैरासिटिक फूड चेन मिलेगी आपको ट्री इकोसिस्टम में। आप जानते हैं कि सिंगल ट्री जो होता है, सिंगल पेड़ जो है ट्री, वो अपने आप में इकोसिस्टम है। ट्री के ऊपर रहने वाली बर्ड्स पैरासाइट की तरह रह रही है, शेल्टर भी ले रही है, फूड भी लेती है। और बर्ड्स के ऊपर रहने वाले एक्टोपैरासाइट्स शेल्टर और फूड दोनों ले रहे हैं। तो ट्री, बर्ड्स, पैरासाइट, ये है ट्री इकोसिस्टम, इसे बोलते हैं पैरासिटिक फूड चेन। अब जीएफसी एंड पीएफसी, ग्रेजिंग फूड चेन एंड पैरासिटिक फूड चेन में दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ये दोनों फूड चेन डायरेक्टली डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन। फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, डायरेक्ट सनलाइट को यूज कर रहे हैं, ट्री डायरेक्ट सनलाइट को यूज कर रहे हैं। तो याद रखें, जीएफसी एंड पीएफसी पैरासिटिक फूड चेन डायरेक्टली डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन। यहां पर एक दूसरे को खाना पीना चलता है, खाते पीते हैं ना, इसलिए रैपिड एनर्जी फ्लो होता है। डायरेक्ट डिपेंड एक तो सन पर, और दूसरा खाने पीने की वजह से एक दूसरे का, क्योंकि ये एकदम से तुरंत खा लेते हैं, तो इसे रैपिड एनर्जी फ्लो आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। डीएफसी की यदि बात करें, डेट्राइटस फूड चेन की यदि बात करें, जिसे सैप्रोफिटिक फूड चेन भी कहते हैं, एसएफसी, सैप्रोफिटिक फूड चेन। सैप्रो मींस डेड, तो डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन, सैप्रोफिटिक फूड चेन, इसकी शुरुआत होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। जो डेड मटेरियल पड़ा है, डोम, डेड ऑर्गेनिक मैटर, डोम, और इस पर आ जाते हैं पहले T2 पर बैक्टीरिया एंड फंजाई, डीकंपोजर्स। पर ये इतनी ही होती है, T1 और T2 दो लेवल ही होते हैं डेट्राइटस फूड चेन में। एक खास तरह की फूड चेन आप समझ रहे हैं, जिसमें बैक्टीरिया फंजाई को T2 पर इन्होंने रख दिया है। तो याद रखिए डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन की यदि मैं जीएफसी और पीएफसी से कंपैरिजन करूं, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरुआत हो रही है। इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं होगा। हो सकता है किसी प्लांट की डेड बॉडी रही हो तो प्लांट ने किया होगा, लेकिन अभी नहीं है। सो दिस फूड चेन इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन सोलर रेडिएशन। ये फूड चेन इनडायरेक्टली डिपेंड है सोलर रेडिएशन पर, क्योंकि यहां बैक्टीरिया और फंजाई है और ये स्लो वर्क करते हैं। ये जो खाते हैं, इनका जो खाना है भाई, एक तो बकरी का खाना हो गया लीव्स को, और एक लीव्स का गलना सड़ना हो गया, डिकम्पोजिशन, तो ये धीमे करते हैं। दैट्स वाई स्लो एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो जो है वो स्लो होता है, धीमा आपको मिलेगा। अब यदि यहां पर देखें तो दो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, उनको हम समझ लेते हैं। ये जो स्टार मार्क किया एनसीईआरटी की इंफॉर्मेशन है। In an aquatic ecosystem, GFC is the major conduit of energy flow। देखिए, एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जहां फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिश, लार्ज फिश है, यदि बात करें तो वहां पर दोनों फूड चेन चल रही है, दोनों फूड चेन चल रही है भाई। वहां पर फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन्स भी खा रहे हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स की डेथ भी हो रही है। तो फाइटोप्लैंक्टन को जूप्लैंक्टन खा रहे हैं तो कौन सी फूड चेन चलेगी? ग्रेजिंग फूड चेन, राइट। और फाइटोप्लैंक्टन की डेथ हो जाएगी तो डेट्राइटस फूड चेन। अब ये बात यहां पर पॉइंट ये आ रहा है जो आपको आंसर करना है, सोचिए और करें आंसर, वो ये कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन्स के खाए जाने के चांस ज्यादा रहते हैं या उसके डेथ के चांस ज्यादा होते हैं? खाए जाने के चांस यदि आप कह रहे हैं ज्यादा, तो इसका मतलब वहां एनर्जी फ्लो जीएफसी के थ्रू होता है, ग्रेजिंग फूड चेन ज्यादा चलती है। और यदि आप कह रहे हैं मरने के चांस ज्यादा है तो एनर्जी फ्लो वहां डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू होता है। तो क्या आप आंसर कर सकते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन के डेड होने के चांस ज्यादा रहते हैं, डॉम इकट्ठा ज्यादा हो जाएगा, या उसके जू प्लैंक्टन के द्वारा खाए जाने के चांस? तो आंसर है जू प्लैंक्टन के द्वारा खाए जाने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो मेजर कॉन्ड्यूट है, कॉन्ड्यूट मतलब ट्रांसफर, एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू होता है। अब आप खुद देख लो, फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल का है और सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म को इमोर्टल भी कहते हैं। तो इसलिए फाइटोप्लैंक्टन की डेथ के चांस कम है कि फाइटोप्लैंक्टन सिंगल सेल का है। जब मरने का टाइम आता है तो 1 से 2 कर फिर से रिजुविनेट कर जाते हैं, दोबारा से यंग हो जाते हैं। तो डेड होने के चांस कम है
खाए जाने के चांस ज़्यादा हैं, इसलिए एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर जो कॉन्ड्यूट है एनर्जी का वह है GFC, ग्रेजिंग फूड चेन। टेरेस्ट्रियल पर, लैंड पर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पर जो मेजर कॉन्ड्यूट है एनर्जी का वो है DFC। लैंड पर एक बहुत बड़ा बैनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है सपोज करिए, उस पर ढेर सारी लीव्स हैं। गोट आई, क्या पूरे बैनियन ट्री के लीव्स को कंज्यूम कर जाएगी? नहीं करेगी। तो वो जितना कंज्यूम करेगी कौन सी फूड चेन चली? ग्रेजिंग फूड चेन। वही बैनियन ट्री पर्टिकुलर सीजन में सारी की सारी लीव्स को शेड कर देगा और कितना ज्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप कर देगा, तो तब कौन सी फूड चेन चलेगी? DFC। याद रखें, टेरेस्ट्रियल पर DFC के थ्रू ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होता है कि डेड ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा इकट्ठा होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम detritus फूड चेन इज द मेजर कॉन्ड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो मेजर कॉन्ड्यूट DFC होता है टेरेस्ट्रियल पर, और वाटर में GFC। याद रखें। देखिए, एक जगह आपकी NCERT में लिखा है कि जो फूड चेन होती है DFC जो है वो GFC के साथ कनेक्ट होती है। DFC कई बार GFC के साथ डेट्राइटस फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन के साथ कनेक्ट हो जाती हैं। और फिर लिखा है कि DFC के मेंबर्स GFC के मेंबर के प्रे बन जाते हैं, प्रे बन जाते हैं, शिकार बन जाते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है सुंदरबन डेल्टा के अंदर मिलने वाली फूड चेन। सो इन सुंदरबन डेल्टा फूड चेन क्या है? डेड मैंग्रोव्स लीव्स, डेड मैंग्रोव्स ट्रीज होते हैं, वहां से गिरी लीव्स नीचे, उन लीव्स को किसने खाया? बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब आप कहेंगे डेट्राइटस फूड चेन तो ऐसी होती है। सुंदरबन डेल्टा में ये डेट्राइटस फूड चेन थोड़ा लेंदी हो जाती है। कैसे? बैक्टीरिया एंड फंजाई को खाते हैं वहां पर रहने वाले एफिड, मोलस्क, क्रैब एंड निमेटोड्स। और इन क्रैब, निमेटोड्स, एफिड और मोलस्क को खाती है वहां छोटी मछली, स्मॉल फिश, और इन स्मॉल फिश को खा लेता है सुंदरबन डेल्टा में रहने वाला फेमस एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर। सो रॉयल बंगाल टाइगर सुंदरबन डेल्टा में किसका पार्ट है? ग्रेजिंग फूड चेन का पार्ट है। बता दूं मैं आपको भाई, वो सुंदरबन डेल्टा में ग्रास व्रास होगी, उसको खाने वाले वहां पर डियर होंगे, डियर को खाता होगा टाइगर। लेकिन टाइगर अपने नेचुरल प्रे के ना मिलने पर, टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर को अपना नेचुरल प्रे डियर ना मिलने पर वो DFC के मेंबर को अपना शिकार बना देता है, DFC के मेंबर्स को अपना फूड बना देता है। कई बार टाइगर अपने नेचुरल प्रे की एब्सेंस में स्मॉल फिश जो कि DFC का मेंबर है या क्रैब को खा लेते हैं। तो देखिए, जब GFC का मेंबर टाइगर DFC के मेंबर्स को शिकार बनाएगा तभी GFC DFC के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो कनेक्ट हो जाती है, लिखा है यहां पर देखिए, टाइगर फीड ऑन फिशेज एंड क्रैब्स इन एब्सेंस ऑफ नेचुरल प्रे। उनके नेचुरल प्रे ना मिलने पर वो फिश और क्रैब को अपना शिकार बना लेते हैं, जो कि मेंबर्स हैं डेट्राइटस फूड चेन के। अब यहां पर एक सिंपल हमने टेबल बनाया है बॉक्स में, बस आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि दो फूड चेन आप जानते हैं, आप GFC एंड DFC, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। दो पैरामीटर है, रेट या कहीं फ्लो ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखें, ये आपको ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है क्योंकि स्मॉल साइज में लिखा है। रेट एंड फ्लो, रेट कहीं या फ्लो ऑफ एनर्जी देखना है हमें। दोनों फूड चेन के अंदर हमें रेट ऑफ एनर्जी या फ्लो ऑफ एनर्जी पता करना है, लो एंड हाई। और दूसरा अमाउंट या मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी, अमाउंट मात्रा एनर्जी की, मैग्नीट्यूड को देखना है कि किसमें ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर होता है। आइए इमेजिन करिए, ग्रेजिंग फूड चेन है, ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर रेट, फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होगा? हाई होगा। और DFC में क्या होगा? कम होगा। क्यों होता है एनर्जी फ्लो कम? कि बैक्टीरिया एंड फंगस these are the decomposers and decomposers are affected by climatic factors like temperature and moisture। भाई एक सिंपल सा मेरे पास छोटा सा एक पेड़ है, ट्री है, इस पेड़ को मैंने रखा, हमने कहा कि चलो इस पर ग्रेजिंग फूड चेन चलाते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन के लिए हमने गोट को छोड़ा, गोट को उसको खाने में कितना समय लगेगा? जितना उसको खाने में समय लगा, ये समझो एनर्जी फ्लो है,
बहुत कम समय लगेगा। हमने कहा चलो जीएफसी तो पता लग गया, हम डीएफसी चलाते हैं। हमने इस पेड़ को डेड कर दिया और डेड करके डाल दिया और सोच रहे हैं कि डिकम्पोजर कराते हैं, डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो 6-7 दिन लग जाएंगे उसको डिकम्पोज होने में। और यदि सर्दियों का टाइम रहा तो और भी ज़्यादा समय लगेगा, बिकॉज बैक्टीरिया एंड फंगस दे आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जब तक सुटेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर नहीं मिलेगा वो काम ही नहीं करते। जबकि गोट को खाने में कोई गर्मी और सर्दी नहीं लगेगी, वो तो खा जाएगी। इसलिए जीएफसी में एनर्जी का जो रेट है, फ्लो है, वो हाई होता है और डीएफसी में लो होता है। तो लो होने के पीछे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अमाउंट जीएफसी में लो जाता है, कम अमाउंट ट्रांसफर होता है, जबकि डीएफसी के अंदर हाई अमाउंट ट्रांसफर होता है। इसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो ये बता दें आपको, 10% लॉ ऑफ लिंड्समैन पढ़ेंगे आप। जैसे मैंने कहा ना कि यहां से यहां से यहां एनर्जी 10% ही ट्रांसफर होती है, उसे बोलते हैं 10% लॉ ऑफ लिंड्समैन। आपकी एनसीईआरटी में एक जगह लिखा है कि क्या 10% जो डीएफसी जो है, डेट्राइटस जो फूड चेन है, क्या उसकी कोई लिमिटेशन है? तो उसकी 2 लिमिटेशन होती है डेट्राइटस फूड चेन की। पहली कि डेट्राइटस फूड चेन डायरेक्टली सोलर रेडिएशन पर डिपेंड नहीं होती, और दूसरा डेट्राइटस फूड चेन में 10% लॉ ऑफ लिंड्समैन फॉलो नहीं होता, इसलिए यहां पर एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होती है। 10 से ज्यादा एनर्जी जाती है, 100 नहीं जाएगी, 10 से ज्यादा जाती है। और दूसरा ये कहते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई, नो डाउट वी आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर्स बट वी आर इन लार्ज और ह्यूज इन नंबर। नंबर में हम इतने हैं कि आप काउंट नहीं कर पाएंगे। इसे जब कंडीशन सुटेबल होती है तो हम इतनी तेजी से खाते हैं कि ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। नो डाउट धीमे काम करते हैं बिकॉज वी आर अफेक्टेड बाय क्लाइमेटिक फैक्टर, बट वी आर ह्यूज इन नंबर, और हमारी फूड चेन में 10% लॉ ऑफ लिंड्समैन भी फॉलो नहीं होता, इसलिए अमाउंट ज्यादा ट्रांसफर होता है। तो ये था फूड चेन के बारे में, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन के बारे में हमने यहाँ पर इसको स्टडी किया। फूड चेन के बाद में बात करते हैं फूड वेब। देखिए फूड वेब जो होता है उसे डिफाइन कैसे किया जाता है? फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टूगेदर। नेचर के अंदर जो फूड चेन होती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड रहती हैं और इंटरकनेक्टेड होकर एक नेटवर्क बनाती हैं, उसी को हम फूड वेब कहते हैं। देखिए यदि मैं आपसे कहूँ कि नेचर के अंदर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है, नेचर के अंदर फूड वेब एग्जिस्ट करता है। अब फूड चेन कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, जरा सोचिए। आप कहेंगे जब नेचर में फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती तो हमें क्यों पढ़ा है? फूड चेन की हेल्प से कुछ सर्टेन पैरामीटर्स को समझने के लिए हम फूड चेन को पढ़ते हैं, अदरवाइज नेचर के अंदर फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती। अब जरा सोचिए क्यों नहीं करती। ग्रास है, आपने कहा एक फूड चेन ग्रासलैंड की ले लेते हैं, इसमें ग्रास को किसने खाया? रैबिट ने। अब जरा सोचिए कि ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को आपने लायन को कहा कि भाई लायन फॉक्स को खा लेगा। ये है एक फूड चेन। क्या गारंटी है कि ग्रास को केवल रैबिट ही खाएगा? नेचर के अंदर ग्रास सबके लिए अवेलेबल है। रैबिट के अलावा उसको डियर खा सकता है, उसके अलावा बफेलो खा सकता है, वाइल्डर बीस्ट खा सकता है। तो इस तरीके से ग्रास को कोई भी हर्बीवोरस एनिमल खा सकता है। उसी तरीके से रैबिट को फॉक्स, जरूरी नहीं है कि फॉक्स खाए, कोई और अदर कार्निवोर्स खा सकता है। और कार्निवोर्स जो है फॉक्स हैं, हाइनाज हैं, जैकल हैं, वुल्फ हैं, इनको टाइगर के अलावा लायन भी खा सकता है। तो इस तरीके से फूड चेन, डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर, इंटरकनेक्टेड होकर फूड वेब को फॉर्म करती है और एक नेचर के अंदर फूड वेब एग्जिस्ट करता है। ये फूड वेब टेस्ट एंड चॉइस पर बेस्ड होता है। टेस्ट एंड चॉइस, जैसे कि हमारे यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, भाई प्लांट को इंसेक्ट्स ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खाया, ये एक फूड चेन। प्लांट्स को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को पीकॉक ने खाया, ये एक फूड चेन है। प्लांट्स को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, ये एक फूड चेन। प्लांट्स को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को लायन ने खाया, ये एक फूड चेन। प्लांट्स को गोट ने खाया, गोट को लायन ने खाया, ये एक फूड चेन।
लेकिन ये फूड चेन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। देखिए, प्लांट्स को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, इंसेक्ट को स्नेक भी खा सकता है। इट्स अ चॉइस, इट्स अ चांस। और स्नेक को पीकॉक भी खा सकता है, स्नेक को ईगल भी खा सकती है। उसी तरीके से रैट को ईगल भी खा सकती है और रैट को स्नेक भी खा सकता है। रैबिट को फॉक्स भी खा सकती है, रैबिट को ईगल भी खा सकती है। सो डिफरेंट टाइप्स की फूड चेन, दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड फॉर्म फूड वेब। फूड वेब के अंदर भी एनर्जी फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही होता है, बट सेवरल अल्टरनेटिव पाथवेज के थ्रू। मतलब एनर्जी फ्लो तो जिस तरीके से फूड चेन में बताया आपको यूनिडायरेक्शनल होता है, उसी तरीके से यहाँ भी यूनिडायरेक्शनली होता है। बस अंतर इतना है कि वहां पर सीधी जाती है, यहाँ पर सेवरल डिफरेंट अल्टरनेटिव पाथवेज के थ्रू। जैसे प्लांट से एनर्जी रैबिट के पास गई, रैबिट से ईगल के पास चली गई। प्लांट से एनर्जी डियर के पास, डियर से फॉक्स के पास, फॉक्स से लायन के पास। प्लांट से एनर्जी इंसेक्ट के पास, इंसेक्ट से स्नेक के पास, स्नेक से ईगल। एनर्जी तो T1 से T4 की ओर ही जाती है, बस जाती है सेवरल अल्टरनेटिव पाथवेज के थ्रू, जिगजैग की फॉर्म में जाती है। तो फूड वेब ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, खास है कि फूड वेब किसे कहा जाता है। अब देखिए, जो फूड वेब है, नेचर के अंदर फूड वेब एग्जिस्ट करता है। देखिए, पीकॉक के पास स्नेक भी खाने के लिए ऑप्शन है, विकल्प, और पीकॉक के पास प्लांट्स मतलब सीड्स भी खा सकता है पीकॉक। पीकॉक स्नेक भी खा सकता है, पीकॉक प्लांट्स को भी कंज्यूम कर सकता है। अब खास इंफॉर्मेशन यहाँ पर यह बनती है कि एक स्पीसीज के पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे खाने के, एक स्पीसीज के पास जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे खाने के, उस कंडीशन में फूड वेब उतना ही उलझा हुआ बनेगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स बनेगा। जितने ज्यादा ऑप्शन उतना ही फूड वेब क्या बनेगा, उलझा हुआ बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे, ऑप्शन ज्यादा कब होंगे, जब स्पीसीज ज्यादा होंगे। कुल मिला के जब स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी तो फूड वेब कॉम्प्लेक्स बनेगा। और फूड वेब कॉम्प्लेक्स बनने से क्या फायदा होगा, जरा सोचिए कि एक स्पीसीज के पास एक से ज्यादा जब फूड के ऑप्शन हो तो उस स्पीसीज का किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज पर ज्यादा लोड या ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इस फूड वेब को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं। हम करते हैं कि पीकॉक के लिए हमने केवल स्नेक को रखा, कहा कि पीकॉक के लिए प्लांट्स अवेलेबल नहीं है। पीकॉक यदि स्नेक के पीछे पड़ गया, जब देखो तब पीकॉक स्नेक को खा रहा है, तो स्नेक ये कहेगा कि हमें ब्रीड का मौका नहीं मिल रहा है, हम तो ज्यादा खाए जा रहे हैं क्योंकि पीकॉक केवल स्नेक के पीछे पड़ा है। ऐसी कंडीशन में पीकॉक स्नेक को एक्सटिंक्ट करा देगा खाने के चक्कर में। जैसे ही उसका फूड एक्सटिंक्ट हुआ, वो भी खत्म हो जाएगा। जरा सोचिए, फूड का एक ऑप्शन होने से दोनों स्पीसीज खतरे में पड़ गए। लेकिन पीकॉक के पास नेचर ने कहा कि स्नेक भी खाओ और सीड्स भी खाओ। तो जब पीकॉक निकला स्नेक को खाने के लिए और बीच में मिल गए सीड्स, तो उस दिन सीड से काम चला लिया। उस दिन पीकॉक को स्नेक नहीं खाना पड़ेगा, तो स्नेक को ब्रीड करने का, फीड करने का मौका मिलेगा। मींस स्पीसीज के पास एक से ज्यादा ऑप्शन होने पर किसी भी स्पीसीज के ऊपर एक्सटिंक्ट होने का जो प्रेशर है वो नहीं आ पाता और सभी स्पीसीज बनी रहती है इकोसिस्टम में। तो आप कह सकते हैं कि ऐसा इकोसिस्टम ज्यादा स्टेबल होता है, नेचुरली उसको डैमेज करना इम्पॉसिबल होता है। जरा सोचिए, जब स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो जो फूड वेब में जो ऑर्गेनिज्म उनके पास ऑप्शन खाने के क्या होंगे, कम। और ऐसी कंडीशन में स्पीसीज अपने प्रे को, अपने फूड को खाकर उसे खत्म कर देगी और फूड वेब बन जाएगा सिंपल। और फूड वेब सिंपल होगा तो इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। फूड वेब के कॉम्प्लेक्स होने और ना होने से देखिए इकोसिस्टम कितनी अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। यदि स्पीसीज डाइवर्सिटी हाई तो फूड के ऑप्शन ज्यादा, तो फूड वेब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। और यदि फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा तो इकोसिस्टम क्या होगा, स्टेबल। कॉम्प्लेक्स फूड वेब हाई स्टेबिलिटी, सिंपल फूड वेब लो स्टेबिलिटी। इसीलिए यदि इकोसिस्टम को आप स्टेबल करना चाहते हैं,
यदि इकोसिस्टम को स्टेबल करना चाहते हैं तो फूड वेब वहां पर कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स, और फूड वेब कॉम्प्लेक्स करने के लिए वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, स्पीसीज डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए। इसलिए इकोसिस्टम को यदि बचाना है तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को बचाओ, कंजर्व करो स्पीसीज डाइवर्सिटी को। इसलिए तो कहते हैं कि भाई स्पीसीज यदि गायब हो रही है तो टेंशन लेनी पड़ेगी आपको। गायब होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी का कम होना किसी इकोसिस्टम के लिए सही नहीं माना जाता, बहुत ही खतरनाक माना जाता है। स्पीसीज डाइवर्सिटी कम हो जाएगी तो फूड वेब सिंपल हो जाएगा, इकोसिस्टम स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगा। तो ये था फूड वेब के बारे में इंफॉर्मेशन। फूड वेब को लेकर और फूड चेन को लेकर कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चन के बारे में भी हम अभी बात करेंगे। फूड वेब के बाद में अब आपके मॉड्यूल में एक छोटा सा टॉपिक दिया, होम्योस्टेसिस। किसे कहते हैं होम्योस्टेसिस? यदि मैं मैमल्स की बात करूं, हमारी बॉडी की बात करूं, तो हम होम्योस्टेसिस में। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो और उस चेंजेस को हम रजिस्ट करके इंटरनल इन्वायरमेंट को कांस्टेंट बनाकर रखें। चाहे देखो सर्दी हो, बाहर का टेम्परेचर लो हो जाता है, गर्मी हो, बाहर का टेम्परेचर हाई हो जाता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बना रहता है क्योंकि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस में है। होम्योस्टेसिस किसी भी सिस्टम को कह सकते हैं जो एक्सटर्नल चेंजेस का अपोज करे। तो इकोसिस्टम को कहा जाता है, एक नेचुरल इकोसिस्टम को कहा जाता है कि वो होम्योस्टेसिस में रहता है। आप इस स्टेटमेंट को याद रखें कि नेचुरल इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस में रहते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्यों कहा जाता है कि नेचुरल इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस में होते हैं, इसको आप समझें। देखिए, इकोसिस्टम में हमने क्या समझा, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें प्लांट्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ये बायोटिक है। अब बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें लाइट, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सब आ जाता है। यदि मेन बात करें तो लाइट, वाटर, सॉइल, मिनरल्स आ जाते हैं। बायोटिक, अबायोटिक एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं। किस तरीके से? प्लांट्स सनलाइट को यूज करते हैं अबायोटिक में, वाटर को यूज करते हैं, सॉइल को यूज करते हैं मिनरल्स के लिए और बनाते हैं फूड। इस फूड को हर्बीवोर्स कंज्यूम करते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स कंज्यूम करते हैं। जब इन बायोटिक में किसी की डेथ हो जाती है तो बायोटिक कंपोनेंट्स के ही डिकम्पोजर्स इनको डिकम्पोज करके मिनरल्स को सॉइल में रिलीज कर देते हैं। फिर उन मिनरल्स को दोबारा प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को यूज करते हैं, फिर लाइट यूज करते हैं। तो इस तरीके से बायोटिक और बायोटिक एक दूसरे के साथ रिएक्टिव इंटरेक्शन में रहते हैं, बायोटिक अबायोटिक। देखिए, किसी भी तरह का अबायोटिक में जो चेंज होगा वो बायोटिक पर दिखाई देगा उसका असर, और बायोटिक में यदि कोई चेंज होगा तो उसका अबायोटिक पर भी दिखाई देगा। सो बायोटिक अबायोटिक आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं। इसलिए बोला इकोसिस्टम इज अ डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम होता है। जरा देखिए, यदि प्रोड्यूसर लेवल पर, प्रोड्यूसर जो ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर ग्रास, फूड, उस पर कोई चेंज हो तो आपको नहीं लगता कि हर्बीवोर्स पर भी उसका चेंजेस दिखाई देगा? सपोज यदि किसी एरिया में ग्रास ज्यादा हो जाए तो वहां पर जो हर्बीवोर्स उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा। कहीं पर ग्रास कम हो जाए अचानक तो वहां पर हर्बीवोर्स का नंबर कम हो जाएगा। हर्बीवोर्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा तो प्रीडेटर ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि उन्हें फूड मिलेगा। हर्बीवोर्स का नंबर कम हो जाएगा तो प्रीडेटर कम हो जाएंगे। एक ट्रॉफिक लेवल पर किया जाने वाला बदलाव, उसका असर दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर आपको दिखाई देता है। इक्विलिब्रियम इन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। कहीं पर अबायोटिक फैक्टर यदि सुटेबल है तो उसका असर आपको बायोटिक पे दिखाई देगा, वहां पर प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा, हर्बीवोर्स का नंबर ज्यादा, कार्निवोर्स का नंबर ज्यादा होगा। और कहीं पर यदि बायोटिक का यदि इंपैक्ट दिख रहा है आपको कि कम है तो इसका मतलब वहां पर अबायोटिक में प्रॉब्लम है। सो बायोटिक अबायोटिक फैक्टर इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस में है, बिल्कुल नेचुरल इकोसिस्टम। ओशियन एक नेचुरल इकोसिस्टम है, होम्योस्टेसिस में। फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम है, होम्योस्टेसिस में है।
एक नेचुरल इकोसिस्टम आपसे किसी भी तरह की हेल्प नहीं लेता, सब कुछ खुद से कर लेता है। उसे वाटर चाहिए तो वो बारिश करा लेते हैं, रेन करा लेते हैं। उसको मिनरल्स चाहिए तो मिनरल्स में वो अपनी लीव्स को नीचे गिराते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप हो जाता है, डेड के ऊपर माइक्रोब्स काम करते हैं, डिकम्पोजर, वो मिनरल्स रिलीज करते हैं, उन मिनरल्स को यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो नेचुरल इकोसिस्टम है। और जो नेचुरल होते हैं वो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम होते हैं, खुद सस्टेन कर सकते हैं। पानी की जरूरत होती बरस जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होगी तो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम होते हैं, एनर्जी की जरूरत है तो सन बैठा बायोटिक वो एनर्जी भरता रहता है। और सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम है, मतलब यदि आप इन नेचुरल इकोसिस्टम को डैमेज करें, जैसे फॉरेस्ट से कुछ पेड़ को काट कर लिया है टिम्बर पर्पस के लिए, तो उन पेड़ को की जो कमी है, जो नुकसान हुआ है, जो डैमेज हुआ है एक फॉरेस्ट से, वहां पर उस खाली जगह पर फिर सीड्स डाल दिए जाएंगे और फिर ग्रो कर जाएंगे। यदि आप हल्का फुल्का डैमेज करते हैं तो उस डैमेज को नेचुरल इकोसिस्टम रिपेयर करने की काबिलियत, कैपेसिटी रखते हैं। ओशियन है, इसका एग्जांपल देख लो। ओशियन से न जाने कितने फिशरमैन फिश पकड़ कर लाते हैं, फिश कैच करते हैं और फिर से वो फिश वहां पर डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं कि भाई फिश पकड़ कर लाए और ओशियन खाली हो गया। तो वो जो हल्का फुल्का डैमेज कर रहे हैं उसको वो रिपेयर कर लेते हैं। हाँ, बड़े लेवल का डैमेज कर दें आप, जंगल को एक ओर से पूरा का पूरा काटना शुरू कर दें, तब तो डैमेज रिपेयर नहीं हो पाएगा। या ओशियन में इकट्ठे लग जाए सब कि चलो भाई इकट्ठे जितनी भी ओशियन में फिश है सारी निकालते हैं, तो उस तरीके से तो भारी डैमेज हो जाएगा, कोई भी इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन यदि माइनर डैमेज कर रहे हैं तो उस डैमेज को रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज दे आर सेल्फ मेंटेनिंग सिस्टम। किसी इकोसिस्टम का सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ रेगुलेटरी और सेल्फ मेंटेनिंग होना ही बताता है कि वो होमियोस्टेसिस में है, वो बदलाव का अपोज करता है। आपके घर में लगा हुआ, किचन गार्डन में या पोट के अंदर लगा हुआ एक छोटा सा पेड़ होमियोस्टेसिस में नहीं है, कि वो नेचुरल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए आपको उसे समय से पानी देना पड़ता है और समय से आप उसको फर्टिलाइजर देते हैं। जबकि नेचुरल इकोसिस्टम ओशियन को, फॉरेस्ट को कोई ना तो मिनरल्स देता है, न्यूट्रिएंट्स देता है और ना ही कोई वाटर, सब अरेंजमेंट वो खुद से कर लेते हैं। तो याद रखिए नेचुरल इकोसिस्टम होमियोस्टेसिस में होते हैं। अब देखिए यदि आपने फूड चेन एंड फूड वेब पढ़ा है, अब एग्जाम में जा रहे हैं, तो एग्जाम में आप क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है कि फूड चेन और फूड वेब से किस तरह का क्वेश्चन फ्रेम होता है, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। फूड चेन और फूड वेब ऐसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, वो क्वेश्चन आपको कहीं पर ऐसे प्रैक्टिस के लिए नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद से एक हाइपोथेटिकल फूड चेन या फूड वेब डिजाइन करेगा। चलिए आपके नीट एग्जाम में, नीट यूजी में आया हुआ क्वेश्चन ही यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, उससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस फील हो जाएगा। नीट यूजी में एक क्वेश्चन आया, आप उस क्वेश्चन को करें, आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए इन द फॉलोइंग फूड चेन। जो नीचे फूड चेन दी गई है उसके अंदर आपको ए लिंक को आइडेंटिफाई करना है। फूड चेन है प्लांट, प्लांट को खाया इंसेक्ट्स ने, इंसेक्ट को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया ए ने और ए को खाया ईगल ने। आपको ए को आइडेंटिफाई करना है, क्या हो सकता है आप बता सकते हैं? मतलब ए वो होगा जो फ्रॉग को खाता है और ए वो होगा जो ईगल का फूड बनता है। क्या यहां पर रैबिट हो सकता है? नहीं। क्या यहां वुल्फ हो सकता है? नहीं। क्या यहां पैरेट हो सकता है? नहीं। यहां पर क्या होगा आप इमेजिन कर चुके होंगे, स्नेक। बिल्कुल सही। ऑप्शन में उस टाइम पर कोबरा दिया हुआ था, तो मतलब वो जानना चाह रहा था कि बच्चे को मालूम है कि कोबरा जो है वो एक स्नेक ही होता है, कोबरा। सो कोबरा इसमें ए में जाएगा, क्योंकि स्नेक जो कोबरा है वो फ्रॉग को खाएगा और उसको ईगल अपना फूड बना सकती है। आपने इस ए को किस तरीके से किया, वो तरीका ही आपको ध्यान रखना है, उसी तरीकों को इस्तेमाल करना है। जब आपने ए को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की तो आपने ये देखा कि ए का फूड कौन सा है, ये फ्रॉग। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म आना है जो फ्रॉग को खाता हो। साथ में ये भी आपने किया होगा, यदि नहीं किया है तो समझे कि ये किसका फूड बनने वाला है।
ईगल का फूड बनने वाला है, इसलिए ऐसा ऑर्गेनिज्म रखना है जो ईगल जिसको आसानी से खा सके और वो स्नेक ही हो सकता है। तो इस तरीके से दोनों साइड जो होती है वो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आंसर 100% करेक्ट जाएगा। बता दूं मैं आपको कि फूड चेन वो अपने आप से खुद से तैयार करता है, हाइपोथेटिकल फूड चेन, और किसी भी बीच में ट्रॉफिक लेवल को वो ए बना देगा, बी बना देगा और कहेगा आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक ए और बी। चलिए एक हम यहां पर आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेते हैं। क्या ये इसको भूल जाए क्या था, ये इसको भूल जाए क्या था। हमने कहा कि ये है बी लिंक है, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ये बनाकर कि आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक बी इन द फॉलोइंग फूड चेन। तो आप कहेंगे बी है, वो याद है आपको इंसेक्ट है, लेकिन आप देखिए भूल जाइए इंसेक्ट था कुछ। बी किसको खा रहा है? प्लांट्स को। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे उसमें से कार्निवोर्स को बाहर निकाल देना है, क्योंकि बी जो है वो प्लांट्स को खा रहा है, तो क्या जाएगा? हर्बीवोर्स। देखिए कितना इजी है, 2 बाहर चले जाएंगे कि 2 कार्निवोर्स दिए होंगे। अब हर्बीवोर्स को यहां पर गैंडा तो जा नहीं सकता, मैंने कहा हर्बीवोर्स तो गैंडा भी होता है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है, राइनो, एक सींग वाला गैंडा। क्या ये जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? राइनो जो है वो प्लांट को खाता है, हर्बीवोर्स है, तो जा तो सकता है। वो इसलिए नहीं जा सकता कि राइनो प्लांट्स को तो खाता है, लेकिन राइनो को फ्रॉग कैसे खा लेगा? फ्रॉग तो दूसरी साइड भी तो सेटिस्फाई करनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट खास है। तो आपको ऐसा हर्बीवोर्स ढूंढना है जो प्लांट्स को खाता हो, मतलब हर्बीवोर्स, और दूसरा छोटे साइज का हो जो सुटेबल फूड बन सके, किसके लिए? फ्रॉग के लिए। मतलब आप समझ गए कि बी में इंसेक्ट जाएगा। इंसेक्ट हर्बीवोर्स होते हैं और वो उनको फ्रॉग खा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को समझना है। तो दोनों साइड सेटिस्फाई करनी होती है। चलिए अब फूड चेन के बाद में आपसे फूड वेब से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, हम इसी को आपने देख लिया है, हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। अपने पास से आपके एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको करने के लिए। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें और याद रखें, काम यही आएगा। एक फूड वेब देगा आपको और फूड वेब में वो यहां पर ऐसे इसको हटाएगा, उसके बाद में वो जो है इसको भी हटा देगा, क्या है यहां पर, फिर उसके बाद में इसको हटा देगा और उसके बाद में इसको हटा देगा। ये एक फूड वेब है और इस फूड वेब में कहेगा दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी and this one is D. Find out the possible link of A, B, C, D. A, B, C, D को पहचानिए इस फूड वेब के अंदर क्या हो सकता है। तो वही तरीका है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है। उस वाले क्वेश्चन में फूड चेन के कंपैरिजन में फूड वेब में टाइम लगता है, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं आपको 4 जो है आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन बहुत आसान है। आप सबसे शुरुआत में इनके चक्कर में ना पड़ेंगे जो बीच में फंसे हुए। सबसे पहले इसको देखें जो सबसे लास्ट में है। ये डी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा, ऑप्शन में देखना है, जो खाता तो सबको है, कार्निवोर्स नेचर का है, इसको कोई नहीं खाता। इसका मतलब टॉप कंज्यूमर है। टॉप कंज्यूमर देख ले, क्या पता इसी से आपकी बात बन जाए, इनको पहचानने की जरूरत ही ना पड़े कि एक ही ऑप्शन में आपको लायन या टाइगर दिया होगा। चलिए ये हो गया, टाइगर जाएगा। इसके बाद में इनको देखें, सी को या ए को। क्यों? सी किससे कनेक्ट है? प्लांट से, मतलब हर्बीवोर्स जाएंगे। पता लगा कि 3 ऑप्शन में कार्निवोर्स दे रखे हैं, एक ही ऑप्शन में हर्बीवोर्स है, तो हर्बीवोर्स कंफर्म है, गारंटी है कि यहाँ हर्बीवोर्स। ये भी क्या है? हर्बीवोर्स। तो इस तरीके से दोनों साइड को आप आइडेंटिफाई करें, सेटिस्फाई करें। दोनों साइड से ही आपको साइड को सेटिस्फाई करना है। जैसे हम समझे कि भाई हमने देख लिया ये सी है, प्लांट्स सी ये खा रहा है, तो ऑब्वियसली इसको फॉक्स खा रहा है, फॉक्स, जैकल, सब बड़े साइज का कोई हर्बीवोर्स होगा, तो रैबिट है। यहां पर ए है, इसको कौन खा रहा है? ईगल भी खा रहा है, और इसको बी खा रहा है, बी मतलब स्नेक है, तो पता कर लिया आपने, तो ये क्या जाएगा? रेड जाएगा। तो इस तरीके से
क्वेश्चन फूड चेन एंड फूड वेब जब आप पढ़ रहे हैं, आप एग्जाम में जाएं, फूड चेन और फूड वेब को रिवाइज करते हुए इस तरह के क्वेश्चन के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहें कि वो इस तरीके से बीच में हिडन करके लिंक के बारे में पूछता है। तो ये था फूड चेन फूड वेब की फॉर्म में एनर्जी फ्लो।